नमस्कार मित्रों, मैं राज किशोर प्रजापति अध्ययन गुरु परिवार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मांड, गैलेक्सी और सौरमंडल, ये हर टॉपिक के लिए, हर परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है ये टॉपिक। और हम लोग जो एग्जाम देते हैं, चाहे फोर्स एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो या अन्य एग्जाम हो, टेट हो, सीटेट हो, टीजीटी, पीजीटी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, किसी की भी एग्जाम हो, हमने ये देखा यहाँ से इस सौरमंडल से, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन अर्थात ब्रह्मांड से क्वेश्चन वहाँ पर जरूर आते हैं। और इससे हम बहुत सरल भाषा में समझेंगे, जो कि आसानी से किसी भी बच्चे को आसानी से समझ में आ सकता है। तो आज हम तो बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। इस सामान्य कंडीशन में पूछा जाता है ब्रह्मांड है क्या, तो इसकी परिभाषा देना भी बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसकी परिभाषा, ब्रह्मांड की परिभाषा एक बहुत छोटी सी परिभाषा है। ब्रह्मांड एक सुव्यवस्था है। अरे पूछा जाए ब्रह्मांड क्या है, तो आपका वहां पर उत्तर होना चाहिए ब्रह्मांड एक सुव्यवस्था है। अर्थात जिस प्रकार से हमारे यहाँ, जैसे हमारे परिवार में भी एक सुव्यवस्था होती है, रिश्ते होते हैं एक दूसरे के, क्या एक व्यवस्था है, एक समाज में एक सुव्यवस्था होती है, इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में क्या एक सुव्यवस्था है। जो भी आकाशीय पिंड हैं, वो सभी आकाशीय पिंड किसी न किसी रूप में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा टिके हुए हैं। और सभी आकाशीय पिंड एक निश्चित परिक्रमा और परिभ्रमण करते हैं। उनका एक निश्चित कक्षा होती है, उस कक्षा में ही करते हैं, इधर उधर जो नहीं जाते हैं। तो एक व्यवस्था के तहत सभी आकाशीय पिंड ये अपने गतिमान हैं। इस प्रकार से ब्रह्मांड एक क्या है, सुव्यवस्था है। अब ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आता है? ब्रह्मांड के अंतर्गत समस्त आकाशीय पिंड, जैसे गैलेक्सी, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, एस्ट्रॉयड, धूमकेतु, पुंजक तारा, धूल के कर, नवक के घर, कलिका, अर्थात बहुत छोटे छोटे जो भी मतलब ये सभी आकाशीय पिंडों को मिलाकर, ये सब ब्रह्मांड में ही आते हैं। इन सभी आकाशीय पिंडों को मिलाकर के हम क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड का अब यहाँ पर उठता है, ब्रह्मांड है कितना विशाल। तो इसके बारे में सोच रहा हूँ, ब्रह्मांड कितना विशाल है। ब्रह्मांड ये कहा जाता है, ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। 100 अरब से अधिक आकाश गंगा, मतलब ग्लास की 100 अरब से अधिक आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। अब एक आकाश गंगा में, एक आकाश गंगा की बात कर रहे हैं, एक आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक है, 100 अरब से अधिक है तारे पाए जाते हैं। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाश गंगा पाई जाती हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब से अधिक तारे पाए जाते हैं। इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि आखिर में ब्रह्मांड कितना विशाल है। अब जो आकाश गंगा का है, यहाँ पे भी टॉपिक आता है। तो हम पहले ब्रह्मांड, अब देखिए ब्रह्मांड के यहाँ पर देखते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत विकसित हुए हैं। उन सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत
इसी सिद्धांत को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग का सिद्धांत। इसी का नाम क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। महाविस्फोटक, ब्रह्मांड के महाविस्फोटक सिद्धांत, ये जो एक यूरोप में देश है, यूरोप में एक देश है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। यूरोप के बेल्जियम देश के, बेल्जियम देश, इस देश के कौन? पादरी, पादरी अर्थात या हम लोग खगोल शास्त्री, क्यों खगोल शास्त्री भी थे, पादरी थे, खगोल शास्त्री थे। नाम क्या उनका है? इनका नाम है जॉर्ज लेमेत्रे। लेमेंटेयर भी लिखा जाता है, लेमेत्रे। तो हम क्या कहेंगे? महाविस्फोटक सिद्धांत के जनक या महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया है? तो वहां पर हमारा आंसर होना चाहिए बेल्जियम के पादरी अथवा खगोल शास्त्री, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेयर ने महाविस्फोटक सिद्धांत सन 1931 में दिया था। 1931 में दिया था। उन्होंने कहा था कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.6 वर्ष पहले, 13.6 अरब वर्ष पहले, जो ब्रह्मांड है ना 13 मतलब किसी किसी पुस्तक में यहां पर 15 अरब भी लिखा जाता है, तो ये भी बोल देते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13 मतलब लगभग 14 अरब वर्ष पहले यहां पर पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के रूप में था। एक छोटे सा बिंदु था और उस बिंदु मान ये बिंदु हो गया, छोटा सा बिंदु नहीं, मटर के दाने के समान एक बिंदु के रूप में बहुत छोटा था। इस बिंदु में टेम्परेचर, तापमान अनंत, तापमान कितना था? इसमें तापमान अनंत था और घनत्व, डेंसिटी, ये भी अनंत था। तो इस बिंदु जब दोनों चीज अनंत है, टेम्परेचर भी अनंत है, डेंसिटी भी अनंत है, तो एक छोटा से बिंदु में वहां पर पूरा तापमान, डेंसिटी जो अनंत थी, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? वो भी अनंत था। तो उसका जॉर्ज लेमेंटेयर के अनुसार महाविस्फोट क्या लगा? महाविस्फोटक अर्थात इस बिंदु का एकाएक, तो एक छोटे से बिंदु का एकाएक क्या हुआ? विस्फोट हुआ अचानक। यह विस्फोट इतना विशाल हुआ, कुछ ही जो 1 सेकंड में भी बहुत माइक्रो सेकंड में हुआ, इतना विशाल हुआ कि काफी आकार होगा, फिर कुछ माइक्रो सेकंड में रुका और फिर एक परिवर्तन विस्फोट हुआ, जिससे धीरे धीरे एक क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड, आज ये पूरा जो ब्रह्मांड देखने मिलते हैं, इस प्रकार ब्रह्मांड पूरा बन के तैयार हुआ ये आगे आकर के। इसके बाद जब ये जॉर्ज लेमेंटेयर ने सिद्धांत दिया, इसकी व्याख्या की गई, तो हालांकि इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया गया। और इसी में आगे एक आते हैं हब्बल महोदय। हब्बल ने कहा है कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार जारी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित या महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित। तो क्वेश्चन ये आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है या आधुनिक सिद्धांत कौन है? तो कौन सा? महाविस्फोटक सिद्धांत। नंबर 2, ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो वहां पर क्या होगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अब यहां क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? तो 15 अरब वर्ष पहले हो सकता है, वहां लिखा हुआ 13.6 अरब वर्ष पहले, लगभग दोनों ठीक है। अनुमान लगाया जाता है ना, 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, एक विस्फोट हुआ, तो वहां पर क्या हुआ? पूरा आज ब्रह्मांड बन गया है, गैलेक्सी बहुत सब कुछ बन गया है। तो अब यहां पर आ रहा था कि क्या ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है? एक प्रश्न चिन्ह लग रहा था कि ब्रह्मांड जो बन गया उस समय या बन चल रहा है, तो ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है।
तो यह सिद्ध करने का प्रयास हब्बल महोदय ने किया है। हब्बल महोदय ने कहा ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। यहां से क्वेश्चन पूछा ब्रह्मांड का विस्तार आज जारी है, किसने सिद्ध किया? तो किसने कहा? हब्बल ने। अब इन्होंने लोगों ने तर्क दिया कैसे जारी है, तो इन्होंने हब्बल महोदय ने वहां पर एक तर्क दिया है कि देखिए जिस प्रकार से गुब्बारा, जब गुब्बारा हम हवा भरते हैं तो वहां पर गुब्बारा के ऊपर कुछ स्पॉट होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो जब वो गुब्बारा इतना है तो स्पॉट पास पास होंगे, स्पॉट छोटा होगा, चिन्ह छोटा होगा, जो धब्बे जो छोटे छोटे होंगे। अब जैसे तुम्हें हवा और भर दी जाए, गुब्बारा भारी हो गया, तो आपने देखा होगा जो गुब्बारा के ऊपर जो स्पॉट होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी भारी हो जाते हैं, मतलब उनका भी आकार प्लस हो जाता है। और आकार प्लस के साथ साथ उनमें एक स्पॉट से दूसरा स्पॉट, गुब्बारा के ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं, धब्बे से हैं, वो एक से दूसरे से क्या होते हैं, दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार भी आज भी जारी है और ये लगातार बढ़ता है, मतलब लगातार विस्तार होता जा रहा है। एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर जा रही है, एक तारा दूसरे तारे से दूर जा रहा है, एक ग्रह दूसरे तारे से, उसमें कुछ दूरियां प्लस हो रही हैं। यहां तक कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी हल्की हल्की प्लस हो रही है, ये बहुत छोटे रूप में हो रही है। तो इस प्रकार हब्बल महोदय ने सिद्ध किया है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि ब्रह्मांड में आखिर है क्या, कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है वो हाइड्रोजन, क्या है? और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन। इससे क्यों, जो भी ये ब्रह्मांड में तारे में सर्वाधिक क्या होती है, हाइड्रोजन। तो यहां पर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रह्मांड से संबंधित। अगर आपसे पूछा जाए ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है, तो हाइड्रोजन लिख देते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक क्या है, हाइड्रोजन हो जाएगी। अगर ये पूछा जाए, यहां पर ये भी पूछ सकते हैं कि पृथ्वी में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है, तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व क्या है, हाइड्रोजन। यहां पर हो जाएगी हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। ये देखो पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व कौन सा है, यहां पर में लिखा है पृथ्वी में, तो क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, लोहा। यदि पूछा जाए भूपटल पर, भूपटल, जब ये टॉपिक आया तो बताएं भूपटल क्या होता है। भूपटल पृथ्वी के ऊपर वाली सतह है, पर भूपटल में सबसे अधिक कौन सा तत्व है, तो वहां पर हमारा आंसर होता है भूपटल में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। यदि ये पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह हमारा आंसर होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछ दिया उन्होंने ब्रह्मांड का, हमने क्या काम किया, पृथ्वी का कर दिया। पूछ दिया भूपटल का, हमने पृथ्वी का कर दिया। या पूछा पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में, तो हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों क्वेश्चन तो कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम पूछ जाते हैं। और जो इस समय जो आने वाला है, जो टेट सीटेट वगैरह, इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इन चारों में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पर हमारा आंसर एकदम सटीक और सही होना चाहिए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन। पृथ्वी में अथवा पूरी पृथ्वी में, ये भी कह सकते हैं पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा। भूपटल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन। अब सूर्य में कौन सा तत्व पाया जाता है, अगर यहां लिख दिया जाए सूर्य में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो यहां पर हमारा आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन। ये चारों क्वेश्चन
हर परीक्षा में 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हें जानना भी आवश्यक, इसका अंतर जानना बहुत आवश्यक है। क्यों हम एक को ही मान लेते, नाइट्रोजन को ही मान लिया, हमने पृथ्वी का पूछा गया, आपने वायुमंडल समझ के नाइट्रोजन कर दिया। तो आपको ये पहली बात, पहला को आंसर देने से पहले हमें को ये देखना होगा कि आखिर में क्वेश्चन में पूछा क्या गया। यदि क्वेश्चन को 100% तौर पर अच्छी तरीके देख लिया जाए तो उसका आंसर लगभग 50% क्लियर हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, फिर उसका आंसर देना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाई जाती है। अब देखिए, ये तो बात हुई ब्रह्मांड की, उत्पत्ति कब हुई है, इसके अंदर क्या सर्वाधिक है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मांड की बात करते हैं गैलेक्सी की। इंग्लिश में बोलते हैं आकाश गंगा, आकाश गंगा गैलेक्सी। जैसे भी हमने बोला था कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं और एक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब से अधिक तारे पाए जाते हैं। तो वहां पर तो आखिर में गैलेक्सी का विस्तार कितना होता है। तो जो गैलेक्सी होती है, ज्यादातर गैलेक्सी का जो आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है, सर्पिलाकार। जहां तक देखा गया है ब्रह्मांड में, तो जो गैलेक्सी आकार देखा गया कैसा देखा, सर्पिलाकार देखा गया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमारी जो हम जो जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जैसे हम जो रहते हैं जिस ग्रह पर, उसका नाम पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य का, सौरमंडल का एक ग्रह है। तो हमारा जो सूर्य जो तारा है वो किस गैलेक्सी में है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। तो जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम है मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाश गंगा। हमारे मंदाकिनी का नाम है मंदाकिनी आकाश गंगा। अब मंदाकिनी आकाश गंगा के बारे में देख लेते हैं। इस मंदाकिनी आकाश गंगा का जो आकार है, इस कभी आकार पूछता है, इसका आकार किस प्रकार का। मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। अब सर्पिलाकार क्या होता है, चलो इस आकाश गंगा को बना लेते हैं। ये तारों का पुंज, अनेक तारों का पुंज है ढेर। यहां से इस प्रकार से ये वजह हो गई है। दूसरी वजह ये हो गई। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार किस प्रकार से है, दूसरी वजह हो गई। तीसरी ये वजह हो गई। ये सभी इस प्रकार से तारे हैं। तो देखिए मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। यह आकार जो सर्पिलाकार है, ये जो इस आकार में ये सूर्य जो तारा है
इसी मंदाकिनी आकाशगंगा का एक तारा है। तो इस सर्पिलाकार आकार में यह मंदाकिनी का एक केंद्र है, जो केंद्र भी कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अनेक तारे पाए जाते हैं, अनेक तारों के समूह को पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, इन तारों के पुंज को क्या कहते हैं, मतलब समूह को क्या कहते हैं, पुंज। क्या हो सकता है कहीं लिखा हो वल्ज, ये भी लिखा हो सकता है, या मैं कह सकते हैं इसको केंद्र। तो इस केंद्र को क्या कहते हैं, पुंज, तारों का पुंज हो गया। इसमें इस सर्पिलाकार आकाशगंगा में 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। ये जो भुजा है ये बाल्यावस्था इस भुजा को कहते हैं, बाल्यावस्था के तारे, बाल्यावस्था की भुजा। ये वाली जो भुजा है ये युवावस्था की भुजा है, युवा, बाल्यावस्था, युवावस्था। और ये वाली जो भुजा है वृद्धावस्था कर सकते हैं, वृद्धावस्था। युवा, युवावस्था। अब देखिए बाल्यावस्था के, अब इस भुजा के अंतर्गत जो भी तारे आते हैं वो बाल्यावस्था के तारे कहलाते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये तारे, बाल्यावस्था के तारे। इस भुजा में जो आते हैं वो युवावस्था के तारे हैं, जो इसमें आते हैं वो वृद्धावस्था के तारे हैं। अर्थात इन जो ये वाली इस भुजा के जो तारे हैं, इन भुजाओं का, इस भुजा के तारों का निर्माण हो रहा है, आज भी जारी निर्माण हो रहा है। और ये इससे पहले इनका निर्माण हो चुका है, और सबसे पहले किसका हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। अब यहां पर आता है सूर्य कहां पर है। जैसा आपने सुना होगा सूर्य एक युवा तारा है। क्या सुना होगा आपने, सूर्य एक युवा तारा है जिसकी आयु 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है, 5 बिलियन वर्ष है। तो सूर्य एक युवा तारा है। युवा तारा का ऐसे नहीं, युवा तारा का ऐसे है कि ये है जो मंदाकिनी आकाशगंगा में है, और मंदाकिनी आकाशगंगा के अंतर्गत ये है, उसमें 3 भुजाएं हैं, बाल्यावस्था के तारे, युवावस्था के तारे, वृद्धावस्था के तारे। तो युवावस्था के जो तारे वहीं उसी भुजा में यहाँ पर ये स्थित है। मान लीजिए ये जैसे सूर्य यहाँ पर है, ये तारा है, सूर्य युवावस्था का तारा है, तो ये युवावस्था में है, तो ये यहाँ पर स्थित है। अब सभी यहाँ पर जो भी आपको सब तारे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी तारे इस वल्ज का चक्कर लगाते हैं। मतलब हालांकि यहाँ के तारे वो भी भाई, यहाँ का ब्रह्मांड का हर पदार्थ, मतलब हर चीज गतिशील है, कोई भी चीज हो। सूर्य भी गतिशील है, तो सूर्य क्या करता है, सूर्य ही नहीं, इस आकाशगंगा के ये भी घूमती है जो भी है। और कुल मिलाकर के इस आकाशगंगा के जो भी ये तारे हैं, ये सभी ये जो बल्ज, ये पुंज है इनका, गुरुत्वाकर्षण केंद्र है एक तरीके से। तो इसका ये क्या करते हैं, सब चक्र लगाते हैं, घूमते इस प्रकार से घूमते हैं सब मिलके, ऐसे तो घूमते रहते हैं। अर्थात सूर्य भी यही चक्र लगाता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सूर्य जो है अपनी आकाशगंगा, अर्थात मंदाकिनी जो आकाशगंगा का जो केंद्र बल पुंज है, इस पुंज से दूरी कितनी है। तो ये जो दूरी है, यहां से अगर ये दूरी देखी जाए, यहां से लेकर यहां तक ये दूरी है, ये 30,000 प्रकाश वर्ष है। 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी। किससे दूरी है, सूर्य की आकाशगंगा के केंद्र से, पुंज से दूरी है। अब यहां पर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष देख लेनी चाहिए। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। क्या है, दूरी की एक इकाई है। अर्थात एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश की चाल कितनी है, तो यहां ये भी नोट कर लो, अच्छा रहेगा। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल
क्या होती है, सीधी सी बात हम लिख लो, 3 लाख किलोमीटर निर्वात प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता प्रकाश। अब यहां सोचने वाली बात है कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है तो 1 घंटा में कितना जाता होगा, 1 दिन में कितना जाता होगा, 1 महीने में कितना जाता होगा, अर्थात 365 दिन में इसकी चाल कितनी होती होगी, किसकी, प्रकाश की, तब 1 प्रकाश वर्ष हो पाता है। और यहां पर जो एक ही आकाशगंगा के अंतर्गत ही, मंदाकिनी आकाशगंगा के अंतर्गत ही सूर्य अपने आकाशगंगा का जो केंद्र पुंज है उससे कितनी दूरी पर है, 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका आशय हुआ कितनी अधिक दूरी पर है एक ही आकाशगंगा में। अब ये भी कहा जाता है एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर होती है। ये मान लीजिए दूसरी आकाशगंगा है, या मंदाकिनी आकाशगंगा हो गई, ये दूसरी आकाशगंगा कोई हो गई, इस प्रकार से सर्पिलाकार, अधिकांशतः सर्पिल ही कार है ना, ये दूसरी आकाशगंगा हो गई। तो एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से कितनी दूर होती है, लगभग 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर होती है। अब सोचिए ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाएं होती, तो ब्रह्मांड कितना विशाल है इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। तो बेटा ये हो गया। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य जो आकाशगंगा के पुंज का जो चक्र लगाता है, इतनी दूरी है, कितना समय लगाता है, तो यह एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। कितने समय लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में लगाता है एक चक्र। इसकी गति क्या है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः हम कह सकते हैं कि सूर्य आकाशगंगा के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। यह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 25 करोड़ वर्ष में आकाशगंगा के पुंज का एक चक्कर लगा पाता है। इस जो एक चक्कर लगा पाता है इसे बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। सूर्य द्वारा आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है इसी को बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। कितना समय लगता है, तो इस प्रकार से आपकी ये आकाश गंगा होती है। और देखिए उत्तर दे सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।